अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो से हम देखेंगे पीएचपी। अब पीएचपी हमारे पास है क्या कि ये हमारे पास एक बैक एंड लैंग्वेज है जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी एचटीएमएल के साथ। यानी कि हम पीएचपी में एचटीएमएल लिख सकते हैं या एचटीएमएल के अंदर भी पीएचपी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए मैं ये स्लाइड्स वगैरह बनाई हैं। इसमें हम उतनी पीएचपी सीखेंगे जितनी हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है। आपकी और भी काफ़ी ज़्यादा पीएचपी में है, हम लेकिन उतनी सीखेंगे जिससे हम ईज़िली एआई को यूज़ कर अपना प्रोजेक्ट बना सकें। मैं डायरेक्ट आपको चैट जीपीटी से प्रोजेक्ट भी बनवा के दे सकता था, लेकिन उसमें ये होता कि आपको समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा ना एक और यानी कि बेसिक समझाने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ ये, ताकि आपको कम से कम थोड़ा-सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पीएचपी यूज़ कैसे होती है, इसमें काम कैसे करना है, इसको सेटअप कैसे करना है। डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं पीएचपी को। इसमें अब हमारे पास जो पीएचपी होती है ना, बेसिकली ये हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। अब बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये हमारी सर्वर पर चलती है। सर्वर हम आगे बनाएँगे। सर्वर बेसिकली एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हमारी वेबसाइट्स को या ऐप्स वगैरह को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, जिस पर हम अपनी पूरी वेबसाइट को रन करते हैं। तो ये सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है और फिर इसीलिए इसको बैकएंड लैंग्वेज कहते हैं। अब ये हमारे पास जो यूज़ होती है पीएचपी, वो हमारी जो डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब डायनामिक वेबसाइट्स कौन-सी होती हैं, जिनको हम एडिट कर सकते हैं? मैं आपको यहाँ पर इसकी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। डायनामिक वेबसाइट डायनामिक वेबसाइट वर्सेस स्टैटिक वेबसाइट। तो डायनामिक वेबसाइट जो होती है, यानी कि उसको आप उसमें कंटेंट वगैरह अपडेट कर सकते हो, सारी चीज़ें चेंजिंग वगैरह कर सकते हो। ये डायनामिक अ, वेबसाइट्स वगैरह होती है। उसके बाद इसमें यूज़र के नेम वगैरह, जिस तरीके से हम डैशबोर्ड बनाते हैं, ये सारी चीज़ें, ये कैसे बनेगा, ये सारा आगे आपको मैं इतना इसमें कॉन्फिडेंस दे दूँगा कि आप इज़िली ये खुद बना भी सकें और वाइवा भी क्लियर कर सकें। उसके बाद आगे हमारे पास आता है पीएचपी स्टार्ट कैसे होती है। देखिए पीएचपी तो यानी कि टैग्स के स्टार्ट होती है। जैसे एचटीएमएल में हम टैग लगाते थे, सेम वैसे इसमें भी होता है, लेकिन इसमें हम साथ कुछ इस तरीके का सिंटैक्स होता है। क्वेश्चन मार्क के साथ हम पीएचपी राइट करते हैं स्टार्ट पर, और एंड पर क्वेश्चन मार्क के साथ एंगल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब ये देखिए, ये हमारे पास एचटीएमएल का कंप्लीट एक बॉयलर प्लेट बनी हुई है एचटीएमएल की, और उसके अंदर हमने इस तरीके से इसको यूज़ किया। अब यहाँ पर ये पीएचपी और इसके अंदर एक और होता है बेसिकली स्क्रीन पर कोई चीज़ शो करवाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हमने ये स्ट्रिंग दी हुई है, सिंगल कोट में दे या डबल कोट्स के अंदर है, तो ये एज़ इट इज़ शो हो जाएगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ स्क्रीन पर, तो ये मुझे यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुझे सिर्फ़ माई फर्स्ट पीएचपी स्क्रिप्ट यहाँ पर शो होगा। लेकिन इसी की जगह अगर मैं यहाँ पर H1 में इसे कन्वर्ट कर दूँ, इस तरीके से यहाँ पर एंगल ब्रैकेट, इस तरीके से हम एचटीएमएल राइट करते हैं। तो यहाँ पर मैं वही H1 ही राइट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर है ये स्ट्रिंग के अंदर, अब यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा और यहाँ से दोबारा से रन करता हूँ, ये अब मेरे पास एक H1 बन जाएगा। इस तरीके से हम पीएचपी में काम करते हैं। इसके अंदर मैं बटन दे सकता हूँ, बटन बन जाएगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पर अगर बटन लिख दूँ और इसको इस तरीके से क्लोज़ भी कर दूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर बटन बन के आ जाएगा। तो अब इसे अगर मैं रन करूँ, तो ये देखिए ये बटन बन जाएगा। इस तरीके से हम पीएचपी के अंदर सारा काम करते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं दी, तो ये इसी तरीके से सिंपल यहाँ पर बटन कंप्लीट लिखना था, ये वुड बफ़ी, और सेम यहाँ पे आप इसे देखें तो ये बटन बनेगा। मैंने टैग गलत लिखा था, इसलिए वो अब ये देखिए ये बटन बन गया। तो इस तरीके से इसमें काम करते हैं। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ यानी कि प्रिंट करने के लिए हमें एक यूज़ होता है। उसके बाद जिस तरीके से ये वेलकम टू वेबसाइट की यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी हुई है। फिर बेसिक सिंटैक्स इतना, अगर ज़्यादा डीप डाइव इसमें जाएँगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा यानी कि आपको टाइम लग सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में आप इतना सीख जाएँ कि आपको वाइवा क्लियर कर सकें, प्रोजेक्ट बना सकें। यही गोल है इस वीडियो का भी। अब यहाँ पर हमारे जो पीएचपी में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं कि इसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। अब वो कई तरीके के हो सकते हैं। हर जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट में अगर वेरिएबल बनाना हो तो हम लेट से यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर वेरिएबल बनाना हो
तो हमें वहाँ पर डॉलर साइन के साथ आगे अपने वेरिएबल का नाम देना होता है। अच्छा, वेरिएबल का नाम हम रिज़र्व वर्ड्स नहीं दे कीवर्ड नहीं दे सकते, जिस तरीके से अब इको एक वर्ड है, तो इसको हम एज़ अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना, तो ये यूज़ हम पीएचपी के अंदर ही करेंगे। हम यहाँ पर आके अगर एको लिखते हैं, तो वो हमें एरर देगा, क्योंकि इसे यहाँ पर नहीं पता एको क्या है। तो ये हमें जो क्लोजिंग ब्रैकेट टैग है पीएचपी का, उसी के अंदर ही लिखना है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर अगर एक वेरिएबल बनाना, तो मैं इस तरीके से नहीं कर सकता एको, और इसके अंदर मैं जिस तरीके से 20 रेट, तो अब ये इसे एरर देगा, क्योंकि एको हमारे पास बेसिकली रन हो जाएगी आई थिंक, लेकिन इसमें जो इशू आएगा वो ये होगा कि इसको हम एज अ कीवर्ड यूज़ करते हैं, ना कि यहाँ वेरिएबल में यूज़ करते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है, डॉलर साइन हमेशा लगाना, इसी से हम वेरिएबल बनाते हैं। ये सिंटैक्स है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने एक वेरिएबल बनाया है टोटल वॉल्यूम, तो मैं इस तरीके से या इसको ले लेता हूँ, या ये हम अभी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट डॉलर एक्स, और यहाँ पर इसे 40 दे रही। अब नीचे जाता हूँ और एक और वेरिएबल बना लेते हैं, वाई इज़ इक्वल टू, और इसमें मैंने 50 दे दी। अब इनको मैं सम करता हूँ जिस तरीके से, डॉलर सम इज़ इक्वल टू डॉलर एक्स और प्लस डॉलर वाई। तो अब इसका मैं सम कर देता हूँ, एको को जो है वो सम को जो है वो एको करा के स्क्रीन पर शो करवा देते थे। मैं यहाँ पर आऊँगा डॉलर सम, देखिए इसमें कोई एरर आता है या चल जाता है। तो जो भी इसमें आप देखें यहाँ पर 90 आ गया। अब देखा होगा आपने कि ये इसी के साथ ही शो हो गए, तो वो हम एचटीएमएल या सीएसएस से सही करते हैं, लेकिन बेसिकली हम इस ज़रिए अपनी एडिशन वगैरह कर सकते हैं। अब यहीं पर मैंने आपको ऑपरेटर भी बेसिकली समझा दिया, प्लस ऑपरेटर इसी तरीके से माइनस वगैरह के होते हैं, लेकिन आगे हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप्स आ जाती हैं। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पीएचपी में ज़ाहिर-सी बात है डाटा टाइप्स भी होती हैं। देखिए अभी हम जो पढ़ रहे थे ना एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, वो सारी हमारे पास थी। एक वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। एचटीएमएल हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज थी, और जो सीएसएस थी वो हमारे पास स्टाइल स्क्रिप्ट थी, या स्टाइल शीट कहेगा। और जावास्क्रिप्ट एक बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में इतनी यूज़ नहीं होगी, तो इसलिए मैं उसकी अलग से वीडियो नहीं बना रहा। जितनी वो यूज़ होगी उसको हम प्रोजेक्ट के अंदर ही हैंडल कर लेंगे। पीएचपी जो है, और ये हमारे पास एक पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट। तो अब पीएचपी में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं, उसमें हमारे पास वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स भी होती हैं, फंक्शन भी होते हैं। इसी तरीके से हर उसका सिंटैक्स भी अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल्स का बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग लिया, जिस तरीके से ये अब एक हमारे पास नंबर वेरिएबल है, इसमें हमें खुद से बताना नहीं पड़ता कि ये हमने नंबर बनाया है, या जिस तरीके से सी प्लस प्लस में हमें बताना पड़ता था कि अगर कोई इंटीजर वेरिएबल है ना जिसके अंदर हम नंबर दे सकते हैं, तो वहाँ पर हमें लिखना पड़ता था पहले इंट ए इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्ट अपना वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर जो भी चीज़ असाइन करनी है वो कर सकते हैं। ठीक है? तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी समझाई हुई है। यहाँ पर इसके अब डेटा टाइप्स हमने देखनी है, तो डेटा टाइप्स में हमारे पास ये सारी डेटा टाइप्स आ जाती हैं। स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, अरे, ऑब्जेक्ट। ये हम पता कैसे चलेगा कि किसकी कौन-सी डेटा टाइप है? तो उसके लिए हमारे पास एक इनका फंक्शन यूज़ होता है, जिसके साथ ये 2 ब्रैकेट्स लगी हों, पैरेंथेसिस लगे हों। इसको हम फंक्शन कहते हैं या मेथड कह रहे हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है var टाइप, जिससे हम किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप मालूम कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा। अब यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है x, और इसके अंदर हमने वैल्यू दी हुई है 40। तो अब इसकी डाटा टाइप फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर वैल्डा और एक्स और इसको एको करा दूँगा। ये मुझे इसकी ये जो होगी डाटा टाइप को, और इसे यहाँ से हम रन करते हैं, तो ये अभी इसकी डाटा टाइप हमें पता चल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर इंट 40 आ रही है, इंट मतलब इंटीजर है। अभी के लिए इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के लिए कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश दबाना है, तो ये कमेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हो नहीं रहा क्योंकि ये कोड एडिटर हम यूज़ नहीं कर रहे। ये W3 स्कूल का ही एडिटर है। ये किस तरीके से ओपन होगा, यहाँ आपने किसी भी पीएचपी को ओपन करके यहाँ पर ट्राई योरसेल्फ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ,
तो अभी इसकी आ रही है हमारे पास वैल्यू इंट, यानी कि ये बता रहा है जो 40 है आपके पास वो इंटीजर है। अब इसी तरीके से अगर इसके अंदर मैं कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ, इस तरीके से मैं इसके अंदर दे देता हूँ बयान, और इसको यहाँ से रन करते हैं, तो ये अब मेरे पास स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये देखिए ये अब स्ट्रिंग बन गई और बता रहा है 6 कैरेक्टर्स है इसके। तो ये इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर स्पेस भी दे दूँ, तो ये 7 काउंट करेगा, लेकिन एक स्पेस को आई थिंक काउंट करेगा। अभी मैं इसमें ज़्यादा सारी दे देता हूँ, तो देखना ये काउंट करता है या नहीं करता। तो ये देखिए ये 70 इसका मतलब करता है। तो इसी तरीके से आप इसके अंदर और भी चीज़ें देख सकते हैं। अभी के लिए मैंने आपको वेरिएबल बनाना सिखाया है, और ये हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल नहीं, इसमें हम डायनामिकली वेरिएबल में चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। यानी कि हमको उसकी टाइप देनी नहीं पड़ती, वो खुद ही उसे पता चल जाता है ये स्ट्रिंग है। अब इस तरीके से ये है, अब ये तो मेरा एक बटन है, लेकिन है तो ये सिंगल कोट्स के अंदर ही, तो या डबल कोट्स के अंदर लगा लें, तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग ही आएगी, ये कोई और नहीं है। अभी जिस तरीके से मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पर कोई मैंने मिस्टेक कर दी है जिस तरीके से, तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। आप इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या इसमें अभी चलता है। तो ये देखें, अब ये बता रहा है कि ये स्ट्रिंग है और इसके अंदर इतने करैक्टर्स हैं। ये सब बटन्स को भी, और ये जो ब्रेक एंगल ब्रेक इसको भी ये एक करैक्टर मामला। उसके बाद हमारे पास अब ये इन्होंने एक बनाया वो वेरिएबल। अब यहाँ पर देखें, जो इंटीजर है मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट, तो ये होना चाहिए। अब ये सारे रूल्स वगैरह हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इन्होंने कुछ बताया हुआ इंटीजर। अब ये लैपटॉप तो ये स्ट्रिंग है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर जो हम देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मैं डाटा टाइप को थोड़ा-सा और आपको इसमें लेके जाता हूँ। अब इसमें हमने नंबर्स वगैरह भी देख लिए। इंटीजर होता है, पॉइंट में अगर वो कोई होगी तो वो फ्लोट होगा। इस तरीके से अभी यहाँ पर मैं दे देता हूँ 9.55, तो इसका अब डाटा टाइप चेंज हो जाएगी, तो ये फ्लोटिंग में आ जाएगी, यानी कि डेसिमल में आ। इसी तरीके से अगर मैं सिंगल डिजिट दूँ या इसके अंदर 3-4 दूँ, तो ये मेरे पास इंटीजर बन जाएगा। इसी तरीके से इन्फिनिटी इन्फिनिटी यानी कि अगर एक नंबर है, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो वो हमारे पास इन्फिनिटी होगा। अब यहाँ पर नॉट अ नंबर, एनएल का मतलब है नॉट अ नंबर। अब यहाँ पर अब जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने वेरिएबल्स दिए हैं, अब ये पहले वाला जो है ये हमारे पास इंटीजर है, ये वाला फ्लोट है, और ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं और पीएचपी के अंदर मैं इसको किस तरीके राइट करना है। अब यहाँ पर वेर डम से हम इनकी डाटा टाइप से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके देखते हैं इनकी क्या डाटा टाइप है। अभी मैंने एको नहीं किया, तो ये यहाँ पर खुद ही बता देगा वेर डम से कि जो पहले वाला 5 है वो हमारे पास इंटीजर है, जो दूसरा है वो हमारे पास फ्लोट है, और तीसरा जो है ये हमारे पास स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ नाटा नंबर। अब नाटा नंबर की एग्जाम्पल नीचे होगी। अब यहाँ पर अगर ये एक फंक्शन और है, इससे हम पता चलता है कि ये इंटीजर है या नहीं है। ये हमें बेसिकली आई थिंक ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ कि इसको यहाँ पर पेस्ट किया। तो यहाँ पर एक्स के अंदर है, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, तो ये क्योंकि यहाँ पर इज़ इंट है, तो इज़ इंट का ये एक मेथड है जो कि हमें बूलियन वैल्यू देता है। अब बूलियन क्या होती है? बूलियन में हमारे पास 2 केस होते हैं, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो ये हमारे पास इसमें बता रहा है कि ये जो है ये इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पर इज़ इंट फंक्शन यूज़ हुआ है, तो ये हमें इसकी ट्रू वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं स्ट्रिंग दे दूँ, इसको यानी कि डबल कोट्स के अंदर दे दूँ यहाँ पर, तो अब इसका हमें जो आएगा आउटपुट वो फॉल्स आएगा, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रिंग भर गई है। अब इसी तरीके से ये हमारे पास फ्लोट है, तो ये इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट है। इसका हम देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, तो इसका भी हमारे पास आंसर आएगा फॉल्स। तो ये यहाँ पर आ रहा है। अब इसी तरीके से इसके अंदर अब ये बताया हुआ इन्होंने कि जो हमारा इंटीजर डाटा टाइप है, यानी कि नॉन डेसिमल नंबर्स है, वो यहाँ से लेकर उनकी जो रेंज होती है यहाँ तक वो डाटा स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू। अब 32 बिट सिस्टम के अंदर, इसी तरीके से 64 बिट के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको ज़्यादा मैं गहराई में नहीं ले के जा रहा, जितनी इसमें चीज़ें हमें चाहिए उतनी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट बनाना है एआई से। तो उसमें जो मेन चीज़ें हैं बस वही हम देखेंगे, और बाकी हम सारा एआई से कवर करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी से प्रोजेक्ट शुरू कर दें और हमें पता ही ना हो, क्योंकि उसमें फिर ये है कि जब आप
एआई के साथ बात करेंगे ना, तो उसको आपको पता भी तो हो ना कि उसे बताना क्या है, कहाँ पर क्या करवाना है, किस तरीके से करवाना है। अगर कोई एरर आ जाता है तो उसे किस तरीके से सॉल्व करवाना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। अब यहाँ पर पीएचपी इंट मैक्स, इससे हम यानी कि जो मैक्सिमम इंटीजर की वैल्यू है वो देख सकते हैं। इसी तरीके से इंट का साइज़ देख सकते हैं और ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होता है आई थिंक। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने कोड में। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर इसको पेस्ट करता हूँ और साथ लगा देता हूँ डॉलर। तो अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो हम देखते हैं। मैं ईफो करता हूँ, एको कह लें या इको, जो भी आपको सही लगता है। मेन चीज़ है कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो नहीं आई, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया है। बहरहाल इसी तरीके से मिन मैक्स है, ये ज़्यादा नहीं पूछा। उसके बाद मैथ, इसमें हमारे पास इंटीजर पर कुछ फंक्शन परफ़ॉर्म करने के लिए होते हैं। इस तरीके से पी आई या पाई के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से मिन मैक्स यानी कि इनमें से अगर मिनिमम, ये हमारे पास बेसिकली आप एक अरे है और इस अरे के अंदर हमारे पास ये सारे नंबर्स नहीं है, तो इनमें से जो सबसे मिनिमम नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 200 सबसे मिनिमम है, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से मैथ्स में हमारे पास सबसे जो मैक्सिमम होगा ये अरे है बेसिकली, अरे नहीं है सॉरी, ये हमारे पास एक मेन फंक्शन है और उसके अंदर हमें ये सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जब हम फंक्शन में जाएँगे तो वहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा। तो अभी के लिए इसमें यहाँ पर मैंने इसे प्रिंट किया, तो यहाँ पर अब -200 आएगा इसका और इसका 150 आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे ब्रेक नहीं मिल रही है कि एक ही लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्या यहाँ पर मैं एचटीएमएल टैग का यूज़ करूँगा किस तरीके से। एक और स्ट्रिंग सिंगल कोट लगा लें या डबल कोट, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा इस तरीके से यहाँ पर बीआर, जो लाइन ब्रेक हम एचटीएमएल में यूज़ कर देते हैं। अगर आपको एचटीएमएल नहीं आती तो उस पर भी मैंने यहाँ पर अब मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो ये एरर दे रहा है। तो जो मैंने पीछे वीडियोज़ बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं एचटीएमएल की और सीएसएस और बूटस्ट्रैप की। इसी तरीके से हमारे पास एक एब्सोल्यूट फंक्शन होता है एबीएस, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करता है। अब इसमें को हमने 6 -6.7 किया, तो ये हमें 6.7 देगा। इसको भी आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा हम मैथ वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहे, ना ही प्रोजेक्ट में होनी है। मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट बना चुका हूँ पीएचपी में। जो मेरा प्रोजेक्ट था मैंने खुद ही बनाया था अपना, और उस वक़्त मैंने पीएचपी सीखी थी। तो इसी तरीके से मैंने सीखी थी, तो ये अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अब तक मैं एआई को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा सारे प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ। और सारे प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो सारे क्लियर्स हुए हैं सुपरवाइज़र की तरफ से। और ना सिर्फ मैंने ये वर्चुअल के प्रोजेक्ट बनाए हैं, बल्कि मैंने ऑनलाइन फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी इसमें बनाए हैं। तो इसमें यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। जितनी ज़्यादा आप बेसिक्स समझेंगे, तो मैं तो आपको इतनी समझा रहा हूँ जितनी यूज़ होंगी। अगर आपने ज़्यादा देखनी है तो फोर्ड विद हैवी की एक पीएचपी की 2 घंटे की वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। इसी तरीके से अब हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि एक बार बन गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक यूज़र नेम बनाया है, जब यानी कि वो यूज़र नेम चेंज ना हो, या किसी ने अगर यूज़र ने ऐज एंटर की है, तो ऐज को हम चेंज नहीं कर सकते। मीन्स एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसको हम और आगे बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए, जो वैल्यू आपने चेंज नहीं करनी उसको हम कांस्टेंट बना देते हैं। अब कांस्टेंट इसमें यहाँ पर तो देखें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बस थोड़ी-सी और चीज़ें, ये ऑपरेटर्स वगैरह समझाऊँगा। कांस्टेंट में बस यही समझिए अभी के लिए कि हम कोई चीज़ उसमें अगर कोई दे देते हैं वेरिएबल बना देते हैं, तो वो चेंज नहीं होगा। अब पीएचपी में ऑपरेटर्स आ जाते हैं, हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिज़न, एक लेस देन, ग्रेटर देन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये और उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो प्लस माइनस करते हैं, एडिशन के लिए यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इसमें हम प्लस के साथ एक और काम भी कर सकते हैं, दूसरी में तो कर सकते हैं लैंग्वेजेज़ में। यहाँ पर चेक करते हैं होता है कि नहीं होता। यहाँ पर आकर जिस तरीके से मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ यहाँ पर एली, और इसी के साथ प्लस, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 55। तो देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। तो प्लस कंकैटिनेशन करने के लिए भी बेसिकली यूज़ होता है। तो यहाँ पर मुझे अपने इस पूरी स्ट्रिंग को बंद भी करना होगा।
तो इसको यहाँ पर आप देखें, ये जो मेरा है ये सिंगल कोट के अंदर है, तो यहाँ पर भी मैंने लगाया तो ये एरर आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं डबल कोट से यूज़ करूँगा। क्योंकि डबल कोट्स के अंदर अगर आप इस तरीके से सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हैं या सिंगल कोट्स को बाहर रख लें। अब ये देखें इस तरीके से इसने प्रिंट कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर अब एक और काम करता हूँ, मैं डॉलर साइन बनाता हूँ बाय और इसके अंदर दे देता हूँ 5 और ये जो डॉलर साइन है इसको मैं यहाँ पर आकर इसके साथ कॉन्कैट करूँगा। तो देखते हैं ये होता है कि नहीं होता, तो अभी पता चल जाएगा। तो ये देखिए अब इस तरीके से हुआ क्या कि अली योदा इसको मैंने कॉन्कैट कर दिया अपने नंबर के साथ, प्लस के साथ, यानी कि हम ये काम भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है? तो प्लस 2 काम करता है इसमें जावास्क्रिप्ट और दूसरी लैंग्वेजेज़ में भी मेरे ख्याल में जावास्क्रिप्ट मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो उसमें भी काम एक एडिशन और एक कॉन्कैटिनेशन। इसी तरीके से हम डॉट के साथ भी कर सकते हैं। डॉट लगाकर भी आप यही करेंगे, तो आपको एक एरर नहीं मिलेगा। ये देखिए आपकी, या अगर आपने नहीं लगाना तो सिंपल इसको ऐसे छोड़ दें, तो भी हो जाएगा मेरे ख़्याल में। तो ये, तो यहाँ पर अब हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में जो हमारे पास सिंगल होता है ना, यानी कि सिंगल हम इक्वल लगाते हैं। ये हमारा बेसिकली होता है इक्वल टू करने के लिए, यानी कि जो असाइन करने के लिए कोई वैल्यू। जिस तरीके से यहाँ पर अब एक्स और वाई है, तो एक्स में वाई की वैल्यू असाइन हो जाएगी। किस तरीके से मैं बताता हूँ, अभी मैंने वाई वेरिएबल बनाया हुआ है, इसके अंदर 5 है। तो मैं यहाँ से करूँगा क्या कि यहाँ पर आऊँगा और एक्स के अंदर मैंने जो यहाँ पर वैल्यू होगी ना, राइट साइड पर जो भी वेरिएबल होगा, ये वैल्यू होगी, वो हमारे इस लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। अब अगर मैं एको करूँ डॉलर एक्स, तो ये मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी वो मिलेगी कि हमारे पास आ जाएगी 5, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल में मैंने असाइन की। अभी इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, तो एक ये देखें, यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो 5 मिल रही है। और जो प्रिंट मैंने एक्स को किया और जो इसके अंदर वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई, ये वेरिएबल असाइन ही कर दिया हमने एक्स को। तो अब अगर मैं वाई वेरिएबल को कुछ चेंज करता हूँ, तो वो मेरे एक्स में भी चेंज होगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पर दोबारा इसको लेके आता हूँ डॉलर वाई और इसके अंदर मैं करता क्या हूँ कि मैं यहाँ पर 5 प्लस 10 का, तो अभी देखते हैं कि मेरे अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिर्फ एक्स वेरिएबल को, ना कि वाई वेरिएबल को। तो यहाँ पर मेरे एक्स में भी चेंज हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर भी 15 हो गई, ठीक है? तो ये चीज़ें अब इसी तरीके से प्लस ये हमारा यूज़ होता है इसके दो, इसको या आप इस तरीके से लिख लें या इस तरीके से लिख लें, सेम ही चीज़ है। ये होता क्या है, बेसिकली एडिशन करने के लिए यूज़ होता है। इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारी पिछली वैल्यू है वो भी सेव रहे और उसके अंदर अगली जो न्यू वैल्यू है वो भी ऐड हो जाए। ये काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से आप या इस तरीके से लिख लें, बिगिनर्स को ये थोड़ा-सा ट्रिकी लगता है, तो इसमें आपने करना क्या है कि यहाँ पर आप इस तरीके से कर लें, डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई। अब जो वाई की वैल्यू होगी वो एक्स में स्टोर होगी, इसमें इसके साथ प्लस होगी। अभी यानी कि मेरे पास एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 0 दी हुई है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा यहाँ पर और इसके अंदर मेरे पास आ जाएगा जो भी यहाँ पर इसकी वैल्यू बन रही है 15। अभी के लिए मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ और जो मेरे पास 5 है मैं उसी को ही रखूँगा। यहाँ पर मेरे पास 5 होगी, 5 प्लस 0, तो मेरे पास एक्स में असाइन हो जाएगा 5। तो अगली बार अब अगर मैं इसको करूँगा यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर अब एक्स में मेरे पास 5 है, तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर 5 प्लस 5 हो जाएगा मेरे पास 10। तो ये 10 इसको असाइन होगा, यानी कि पिछली वैल्यू को भी जोड़ कर रखता है और नई वैल्यू को भी ऐड करता है। तो अभी तो मैंने एक ही बार किया है, लेकिन अगर दूसरी बार भी करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास ये सारे माइनस का ऑपरेटर होता है और यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको आप अगर बिगिनर हैं तो आप इस तरीके से लिख लें, ये सही ईज़ी मेथड है, ये वाला। तो काम सेम ही है, या इस तरह के ये शॉर्टर वर्ज़न है थोड़ा-सा, और कुछ भी नहीं। इसी तरीके से मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, ये डिवाइड के लिए, और ये मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है कि ये अगर मैंने यहाँ पर अब y के अंदर मेरे पास 5 है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ डॉलर y, जो कि पहले मेरे पास बना डॉलर y। अब इसको मैं मॉडुलस ऑपरेटर डिवाइडेड बाय 2, अब 5 को अब तक़सीम कर 2 पर, तो हमारे पास 1 बचेगा, तो वो जो 1 होगा वो हमारा इसके अंदर आ जाए।
ठीक है? तो इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ $x के अंदर। $x इज़ इक्वल टू, तो ये यहाँ पर अब मेरे पास 1 आएगा इसकी वैल्यू। इस तरीके से मॉडुलस यानी कि जो रिमाइंडर होता है हमारे पास वो आता है। अब इसी तरीके से जो डबल स्टार है, डबल स्टार बेसिकली हमारा एक्सपोनेंशियल के लिए यूज़ होता है। यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू है, तो अगर मैं y में यहाँ पर डबल डबल स्टार यहाँ पर 2 दे दूँ, तो ये मेरे पास इसकी पावर बन जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसकी पावर बन के आएगी ये 25। अब इसी तरीके से हमारे पास कंडीशनल्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगी, सारा लॉजिक इसी के ज़रिए हम बनाएँगे। इफ़ होती है, इफ़ एल्स होती है, इफ़ एल्स इफ आगे यानी कि होती है, और उसके बाद स्विच केस होता है। स्विच केस को हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, तो ये सारे ऑपरेटर्स वगैरह थे। इसमें लेस देन ग्रेटर देन वाला भी इसी तरीके से है, यानी कि अगर ऐज जिस तरीके से यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन बना सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाता हूँ ऐज, इसको दे देता हूँ इस तरीके से मैं दे देता हूँ 15, और यहाँ पर आता हूँ और अब मैं दे देता हूँ इफ़ ऐज, यानी कि यहाँ पर अभी मैं कंडीशन आपको ये इफ़ एल्स समझाया तो नहीं है। तो ये बेसिकली हमें ट्रू फॉल्स देगा। मैं यहाँ पर हम इसे दे लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया चेक के नाम से, और यहाँ पर दिया ऐज डॉलर साइन के साथ देना। तो ऐज अब अगर ग्रेटर दैन 15 है, तो ये चेक में मेरे पास ट्रू आ जाएगा। तो अगर नहीं होगी तो यहाँ पर फ़ॉल्स आ जाएगा। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। तो ये मुझे ट्रू या फ़ॉल्स देता है, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ आ नहीं रहा, मैंने गलती से कुछ और लिख दिया या सही तरीके से नहीं लिखा। तो ऑपरेटर्स के अंदर ही